हेलो दोस्तों, मैं पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, गिने चुने दिन हैं हमारे पास, जिन दिनों में हमको अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी कर लेनी है, को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके, प्रॉपर स्टडी करके, अपना पूरा स्टडी मटेरियल तैयार करके जो है हमको क्या करना है, पूरी तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाना है फ्रेंड्स। अगर अपना सिलेबस डिसाइड नहीं किया हो, अगर अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हो, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगा पाया हो, या जिन लोगों ने स्टार्ट कर भी दिया हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, ज़रा सा भी आपको ऐसा लग रहा हो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या आपकी तैयारी में कोई कहीं ना कहीं कमी है, या बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते रहते हैं। हमारे बहुत से दोस्तों के कमेंट भी आते हैं कि पेपर 1 के बारे में बताएं, कुछ लोगों का कमेंट्स आता है नोट्स के बारे में। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी समस्याएं हैं जो अभी भी हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, सभी के दिमाग में चलती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी सीटेट से रिलेटेड, अगर आपको लग रहा होगा कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी आप निश्चिंत हो जाइए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप सीटेट क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो स्टडी से रिलेटेड, वो हमारे सभी भाई बहनों, सभी साथियों तक की पहुंच सके। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक सीटेट की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, या आप सभी पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। अगर हम पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब चाहिए होता है, लेकिन हमें क्या होता है कि परफेक्ट गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारा 1-2 नंबर से एग्ज़ाम क्रैक होना मुश्किल हो पाता है। कितना भी हम यूट्यूब चैनल देखते हो, कितनी भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग करते हो, लेकिन एक ना एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर रह जाता है कि अगर कोई ऐसा मिल जाए जिनने पेपर दिया हो, जिन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया हो, जो उस स्टेज से गुजरा हो, उससे क्वेश्चन करने में और टीचर से क्वेश्चन करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपका सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, सारी चीज़ें एक ही जैसी होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। बस लास्ट में जो आपका 60 मार्क्स का होते हैं, उसमें आपका यही डिफरेंस होता है कि साइंस साइड वालों का साइंस और मैथ के क्वेश्चन 60 नंबर में पूछे जाते हैं, और अगर आपने अदर स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आपको SST लेना होता है, सोशल स्टडीज़ लेना होता है। तो सोशल स्टडीज़ में बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन है कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। जाहिर सी बात है, सिलेबस आपका बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है सोशल स्टडी का देखा जाए तो। इसमें आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, जिसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लगता है। लेकिन अगर हम सिलेबस को समझ के, अच्छे से जान के तैयारी करेंगे तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है हमारा। 6, 7, 8 की बुक जो है, कहने की बुक है, इसको मिक्स करके अगर आप एक सिलेबस वाइज आप इसको नोट डाउन करके रीड करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आप सभी के लिए। आप जो भी कुछ पढ़ रखा है वही सारी चीज़ें हैं, बस आपको क्या है, ज़रूरत है आपको रिवीजन करने की, वो भी NCERT की बुक से, क्योंकि जो भी आपका पेपर बेस्ड होगा पूरा टोटली NCERT पे बेस्ड होगा। NCERT से बाहर कुछ भी नहीं आएगा फ्रेंड्स। अगर NCERT से अलग कुछ आ भी जाता है, कुछ आंसर आपका डिफ़र कर भी जाता है, तो ऑब्जेक्शन करने के लिए हम सभी बैठे हुए हैं, और ज़रूर NCERT की बुक लगा के हम सभी ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसी NCERT का ऐप जो मैंने आप सभी को बता रखा है, मैं उसी पे जो है मैं उसी को रीड कर रही थी, तो मैंने देखा अगर एक परफेक्ट गाइडेंस नहीं मिलता है तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऐप से भी मुश्किल हो रही होगी कि इतने सारे क्लासेस हैं, इसमें हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, या फिर हम कुछ कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए यहाँ मैंने नोट करके रखा है आप सभी के लिए कि जो इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर हैं, उन सारे पूरे NCERT से निकाल के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपको, और जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही माइनर से आने हैं या ना के बराबर आने हैं, वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैंने एक जगह कर ली है। बहुत ही छोटा सा सिलेबस हुआ है, तो इससे क्या होगा कि आप सभी को पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, और आप सभी अपना जो है NCERT का ऐप हो या NCERT की बुक हो, वहाँ से आप जाके तुरंत तैयारी, अगर अभी आप लोगों ने नहीं की होगी तो फटाफट से कर लेंगे, फटाफट से नोट्स आप बना लेंगे, या जिन लोगों के पास नोट्स ऑलरेडी बनी हुई है वो जो है अपने NCERT से मैच करके उसको जो भी चीज़ें सही नहीं होंगी उसको सही कर लेंगे फ्रेंड्स।
तो बात करें अगर पेपर 1 में, तो सबसे पहले जो पेपर 1 और पेपर 2 की लैंग्वेज होती है वो आपकी सेम होती है। इसको आप जान लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बार बार आपको दिमाग में कन्फ्यूज़न लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है या फिर तैयारी किस चीज़ की करनी है। तो आपका जो हिंदी होता है फ्रेंड्स, मैं नोट डाउन करते हुए चल रही हूँ, जैसे कि आप भी नोटबुक और पेन ले लीजिए। आपको अगर सिलेबस नहीं आप लोगों ने नोट किया है तो साथ ही साथ आप भी नोट करते चलिए। अगर कहीं कोई भी, चाहे वो छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कहीं उसको नोट कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपके नज़र के सामने रहता है, आपको डे टू डे याद रहता है, वो चीज़ें आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती हैं। तो आपने हिंदी लैंग्वेज है आपकी, हिंदी इंग्लिश, 2 लैंग्वेज होती हैं आपकी, हिंदी और इंग्लिश। लैंग्वेज आपका 2 पूछा जाता है, हिंदी और इंग्लिश। जिन लोगों की हिंदी लैंग्वेज है वो हिंदी रहता है। अदर आपकी जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो हिंदी, संस्कृत, उर्दू या जिनकी जो भी लैंग्वेज होती है वो रहती है। डिपेंड करता है कि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, उनकी मदर टंग क्या है उस पर। मदर टंग है हिंदी, तो हमने सीटेट में क्या हुआ, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज जैसे मैंने फील की थी वो क्या है कि हिंदी है, और सेकंड लैंग्वेज एज अ इंग्लिश, एज अ संस्कृत। मैंने दोनों से जो है एग्ज़ाम दिया हुआ है, इंग्लिश और संस्कृत दोनों से भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको इंग्लिश में भी अच्छे से खासे मार्क्स आ जाते हैं, संस्कृत से भी अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। हाँ, सीबीएसई वालों को संस्कृत में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कन्फ्यूज़न क्रिएट कहाँ से होता है, अगर हम फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं, सबके पास अवेलेबल नहीं होता है प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि मेन आपको बोर्ड द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, अगर आप पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो लैंग्वेज में दिक्कत होती है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 करके आपका हिंदी भी जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें भी 2 आता है, 30-30 नंबर का दोनों होता है। एक में हिंदी भाषा 1 लिखा होता है, अगले में हिंदी भाषा 2 लिखा होता है। और जो नेक्स्ट आपका होता है, अगर आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश लैंग्वेज 1 और इंग्लिश लैंग्वेज 2। तो आपको करना क्या है, अगर हिंदी आपकी मदर टंग है तो आप हिंदी भाषा 1 को पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करना है। भाषा जो सेकंड है उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं रखना है। उसके बाद अगले नेक्स्ट पढ़ने पे आना है और आपको इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज 1 आपको स्किप कर देना है। इंग्लिश लैंग्वेज 2 जो दिया होगा उसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये चीज़ दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप फटाफट से पढ़ना पलटते रह जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज 1 जो है आप कर ले जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म में आपने इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सेकंड भर रखी है। बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता भी नहीं होंगी कि उन्होंने लैंग्वेज भर क्या रखी है, सेकेंड या फर्स्ट। तो इसमें कंफ्यूज होकर आपका कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो मोटिवेट हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका और एग्ज़ाम में अच्छा करते करते आपका बुरा पेपर हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि लैंग्वेज का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। और पेपर 1 के लिए आपका ये लैंग्वेज रहा। दूसरा है आपका साइकोलॉजी, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में सेम होता है, सिलेबस आपका सेम होता है। तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है कि साइकोलॉजी में बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो आपको पढ़ने हैं। मेरा पिछला वीडियो देखिएगा जाके, प्लेलिस्ट में सीटेट का जो भी बना हुआ है जाके चेक करिएगा। मैथ का आपका सब्जेक्ट होता है, लास्ट का जो होता है हमारा पर्यावरण का सब्जेक्ट होता है। तो पर्यावरण में आपको क्या करना है, 1 to 5 की आपको एनसीईआरटी की पर्यावरण की बुक पढ़नी है। उसी में से सारी चीज़ें आती हैं, आपकी सब्जेक्ट से जो भी आएगा 1 to 5 से आएगा, बाकी आपका क्या पेडागोजी आता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 का एसएसटी अगर आप लोगों ने ले रखा है, एसएसटी के बहुत से कमेंट्स आए मेरे पास। तो एसएसटी के लिए क्या करना है, सिलेबस बहुत ही बड़ा है, ऐसे सोच के चलेंगे तो कहीं हम अपनी तैयारी से भटक जाएंगे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी हमें भटकना नहीं है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आप लोग, लेकिन स्किप नहीं करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें कट नहीं कर सकती क्योंकि अगर मुझे समझाना है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। दोस्तों ये जो मैंने नोट डाउन किया है, कुछ इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर्स, जिनको आपको एनसीईआरटी का जो भी ऐप है वहाँ से पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने इसमें जो है क्या किया है, हिस्ट्री को अलग से, ज्योग्राफी को अलग से और पॉलिटी को अलग से, जितने भी मुझे चैप्टर पढ़ने हैं सीटेट के लिए, वो जो है मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री में हमारा हो गया क्लास 6 से हमको 3 to 4 चैप्टर पढ़ने, 3 to 4, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें। क्लास 6 से केवल 3 से 4 चैप्टर पढ़ने हैं। वो आप जब बुक खोलेंगे, ऐप खोलेंगे, वहाँ देख लेंगे। इनमें से मुझे हड़प्पा सभ्यता,
प्राचीन राज्य और जो जनपद हैं उनको जानना, वो चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। और मौर्य समाज हमारा स्टार्ट कैसे होता है, कैसे ख़त्म होता है, इसके बारे में हम कक्षा 6 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे क्लास 7 में, हिस्ट्री में। तो क्लास 7 में जो आपका दिल्ली सल्तनत दिया हुआ है, ये आपका क्लास 7 में दिया हुआ है। इसको अच्छे से आप सभी रीड कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के बाद हमारा मुगल साम्राज्य आता है, शासक इमारतें आती हैं, जनजातियाँ, खाना बदोश आता है और क्षेत्रीय जो हमारी संस्कृति होती है, इसके बारे में हमको 7 से पढ़ना है। उसके बाद हम लास्ट आ जाते हैं क्लास 8 में। तो क्लास 8 में हमको क्या चीज़ें पढ़नी होती है। क्लास 8 में हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है, जिसमें कि सत्ता स्थापित कैसे हुई, कब हुई, महिलाओं की स्थिति, जाति सुधार, समाज सुधारक, 1870 से लेकर 1947 तक जो भी हमारी स्वतंत्रता संग्राम चला है, प्लस स्वतंत्रता से लेके अब तक का समय जो भी रहा है, वो हमारा क्लास 8 में हमको हिस्ट्री में पढ़ना है। बस हमारी हिस्ट्री कंप्लीट इतना ही हमको पढ़ना है। और साथ ही साथ हाँ दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने वीडियो अपनी नोट्स खुद की डाली हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो उसमें मैंने 1857 की क्रांति हो, चाहे आपकी विदेशी कंपनियों का आगमन हो, सबको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है। आप 2 दिन में मेरा वीडियो देख के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करिएगा, वहाँ से आप मॉडर्न सेट का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपका कवर अप हो जाएगा। NCERT से ही लिया है, वहाँ मैं मेरा पूरा नोट्स जो है वो NCERT पे ही डिपेंड है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में हमें जो पढ़ना है, क्लास 6 से क्या पढ़ना है, सौरमंडल पढ़ना है, ग्लोब अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़नी है, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की परमंडल, पृथ्वी के स्थल रूप और भारत के बारे में हमको पूरी जो है डीप नॉलेज रखनी है। प्लस भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव के बारे में हमको क्लास 6 में पढ़ना है। इसको दोस्तों आप नोट करके रखिएगा। उसके बाद क्लास 7 से हमको क्या पढ़ना है, पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के अंदर बदलती पृथ्वी, वायु, जल, प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीव, मानवीय पर्यावरण, उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण प्रदेश, रेगिस्तान जीवन। इसमें से जो आपका उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश है, लोग इसे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से NCERT में ज़रूर देखिएगा। टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, इन सब के क्वेश्चन क्या है, हमारे पूछे जाते हैं NCERT में। उसके बाद जो हमारा लास्ट का आता है क्लास 8, वहाँ से हमको क्या करना है, संसाधन पढ़ना है। जो हमारा पहला चैप्टर है संसाधन है, भूमि के बारे में, मृदा के बारे में, जल, प्रकृति, वन्य जीव, वनस्पति के बारे में। इसमें डीप नॉलेज, इसमें जो है डीप स्टडी करनी है क्लास 8 में। उसके बाद हमको खनिज के बारे में पढ़ना है, खनिज और शक्ति के संसाधन, कृषि, जिसमें आपके खरीफ की, जावेद की, रबी की सारी फसलें आती हैं, कृषि के बारे में हमको NCERT से पूरा पढ़ना है क्लास 8 से। उसके बाद जो हम आ जाएंगे उद्योग एवं मानव संसाधन, बस हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यहीं तक था हमारा। ये 2 मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको बता दिया है। पॉलिटी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, आप सभी बोर भी हो जाएंगे ज़्यादा बताऊँगी तो। इतना आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करिएगा, और इसको आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत ही जल्द आप कवर कर ले जाएंगे। 1 हफ्ते भी नहीं लगेंगे आपको इतने सारे चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछला आपने रिवाइज करके रखा है, आपको दोबारा से रिवाइज करना है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं CTET में पूछे जाएंगे। तो नो डाउट आपको SST बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं लगेगी। अब सभी अब स्टार्ट कर दें, अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया हो दोस्तों। तो कैसा लगा आप सभी को, कुछ भी मोटिवेशन मिला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आप सभी फ्रेंड्स यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी अपनी जारी रखें और पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर लेके आएँ। उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे कितने स्कोर आए हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।